हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट। दिस इज पुष्पेंद्र सिंह परिहार। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारे पॉलिटिकल लेक्चर, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। बेसिकली हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। तो हमारा जो अगला आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा द क्राउन रूल 1858 से 1947 के बीच में। हमने एक पार्ट ख़त्म कर लिया था, ठीक है। 1700 से लेकर लगभग 1858 तक का जो सेकंड पार्ट था क्राउन रूल का, वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या आता है, ठीक है। इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट को एक चीज और बोली जाती है। क्या बोला जाता है? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ, क्योंकि सिपोही म्यूटिनी हो गई, विद्रोह हो गया था 1857 में। उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अपन कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के तौर पर ही था। तो ऐसा क्या क्या इन्होंने जो चेंजेस करे वो एक बार देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दी गई वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट में। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कई बार बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा था? एंडेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हमने पहले पढ़ा इन लोगों ने डिफरेंट रेगुलेशंस में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इस्टेब्लिश करे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में ख़त्म कर दिए गए। उसी के साथ में एक नया ऑफिस फॉर्म करा गया, क्रिएटेड न्यू ऑफिस। क्या नाम था वो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। एक नई पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और एक वायसराय ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये तो जो कन्वर्ट हो गया था, गवर्नर जनरल की पोस्ट को कन्वर्ट करके वायसराय में कर दिया और एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई और उसके साथ में एक ऑफिस बना उसका, ठीक है। तो फिर वो जो पोस्ट थी उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जिसको असिस्ट कर रहे थे 15 मेंबर्स की एक पूरी काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करते थे। और इसमें सिर्फ इंग्लिश पीपल थे। इंग्लिश पीपल मीन्स दे आर फ्रॉम द ब्रिटेन, इंडिया नहीं थे इस काउंसिल के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेंस में आप पॉइंट लिखेंगे तो ये बहुत सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है इस पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, लार्जली कन्फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सब सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। ये काम क्या कर रही थी काउंसिल ऑफ इंडिया? मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ठीक है। ये सुपरवाइज जो इंग्लैंड में करा जाता था उसको यहाँ पर लागू करवाते थे। फिर नो सेपरेशन ऑफ पावर, ऑल इन वायसरॉयज हैंड। मतलब पावर्स डिवाइड नहीं करी गई थी किस किस की, मिलिट्री की और लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की। मतलब वो सब, जुडिशियल तो अलग हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिविल और मिलिट्री मैटर, इन सब की वायसराय के हाथ में ही पावर हुआ करती थी, ठीक है। अगला हम एक्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है? स्टार्टेड एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब ये पहले रूल बनाते थे जिसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। अब इस एक्ट के थ्रू ये इंडियंस को भी इंक्लूड करना चालू कर दिया, जो कि नियम बनाते थे, कानून बनाते थे उस काउंसिल में। थस प्रोवाइडेड दैट वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल। मतलब जो इसमें अब इंडियंस को लेंगे तो उनकी काउंसिल को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वायसराय अपनी काउंसिल में ऐड कर सकता था, ठीक है। तो कैनिन जो फर्स्ट वायसराय था उसने क्या किया? उसने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 जनों को नॉमिनेट करा। वो कौन कौन थे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, वो थे एक राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव। ठीक है, ये बहुत बार आरएस में भी पूछा हुआ है और यूपीएससी में भी कई बार आया है। तो इन तीनों का, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव, ये नाम याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिन ने जब अपनी काउंसिल में 3 जने नॉमिनेट करे थे, वो कौन जने थे। फिर इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। हमने देखा था पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था तो उसके सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे गवर्नर्स कहाँ के, बॉम्बे और मद्रास की। अब वापस से उनको पावर थोड़ी थोड़ी दे दी गई। ठीक है, और इस्टेब्लिश 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट करा गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, वो कौन कौन सी जगह थी, बंगाल जो कि 1862 में बनाई गई, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंसेस वो 1868 में, और पंजाब 1897 में। ठीक है, वो इस लॉ के अंदर ही बने थे। फिर दे स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ही क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने देखा होगा अपने अभी आज इंडिया के अंदर डिफरेंट विभाग होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, मतलब सेपरेट डिपार्टमेंट का एक अलग हेड हो गया। तो वही चीज है, मीन्स प्लेसिंग ईच मेंबर इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक अलग आदमी को इंचार्ज बना दिया गया। इसको पोर्टफोलियो सिस्टम करते हैं तो कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब से स्टार्ट करा गया, कौन से एक्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर ऑल्सो एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंसर्निंग। ठीक है, मतलब वायसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। आज के टाइम पे कौन ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है गाइस, बताइएगा। राष्ट्रपति, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, राष्ट्रपति क्या आ गया, आप बताइएगा। और चलिए अगला एक और एक्ट देख लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो लिख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी कोई एक्ट आया था। इसमें क्या था, इंक्रीजेस नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर टू डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एक और एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इससे ऐसा जितने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट आया था 1892 के अंदर। उसमें क्या हुआ था कि जो इनकी मेंबर्स की, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की काउंसिल हुआ करती थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था और उसके साथ में इनको पावर दे दी गई कि ये बजट के ऊपर डिस्कस कर सकें। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। ठीक है, जो फेज है जब से कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, मतलब 1885 से लेकर 1947, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, और तो इस ये जो ड्यूरेशन था जब कांग्रेस बन जाती है 1885 से लेकर 1947 तक, तो इसको 2 पार्ट्स में हम लोग हमारे हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। 1885 से लेकर पार्टीशन ऑफ बंगाल तक, ठीक है, करीबन 1905 तक, और फिर 1905 से लेकर का 1947 तक। हम इस तरह से पढ़ते हैं, आगे के वो बताऊंगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है गाइस, इंडियन काउंसिल एक्ट ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए।